प्यारे छात्रों, शुभ संध्या। आज मैं आपको मानव भूगोल पुस्तक कक्षा 12वीं के पाठ 1 का अध्ययन कराऊंगा। इस पाठ का नाम है मानव भूगोल, क्षेत्र और प्रकृति। मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। आज इस पाठ में हम मानव भूगोल की प्रकृति पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टडी करेंगे। मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार की है, इसे हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो मानव भूगोल, प्यारे छात्रों, आपने सुना होगा बहुत बार जब आप अंग्रेजी में या हिंदी में न्यूज़ सुनते हैं कि आई ऑफ द स्टॉर्म, आई ऑफ द साइक्लोन, चक्रवात की आँख। यानी कि आँख तो मनुष्य की होती है, फिर चक्रवात तो प्राकृतिक घटना है, कहाँ से आ गई। क्योंकि जो चक्रवात के बीच में मध्य भाग में सबसे कम वायुदाब जो होता है उसे आई ऑफ स्टॉर्म या साइक्लोन बोलते हैं। ऐसे ही आपने सुना होगा माउथ ऑफ द रिवर। माउथ तो लिविंग बींग्स का होता है, रिवर का कहाँ से आ गया, रिवर तो नॉन लिविंग है। ऐसे कितने ही टर्म आते हैं। स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर, ग्लेशियर की नाक यानी कि हिमनद की नाक, जिसमें प्रकृति को मानव के रूप में इंगित किया जाता है। प्यारे छात्रों, मानव भूगोल की जो प्रकृति है, टेंडेंसी है, आदत है, इसका जो नेचर है वो ये है कि मानव भूगोल में पृथ्वी को मानव के निवास स्थान के रूप में अध्ययन किया जाता है। मानव का जो निवास स्थान है, रहने का स्थान है, आवास है, वो पृथ्वी है। और उस आवास पे रह के पृथ्वी की जो शक्तियाँ हैं, स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, मानव उनसे कौन कौन सी क्रिया करता है। मानव एक क्रियाशील जीव है और उन क्रियाओं के क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तकनीकी विकास के रूप में, सांस्कृतिक भूदृश्यों के रूप में, पार्क, बिल्डिंग्स तरह तरह की, उन सब के रूप में, परिवहन के साधन के रूप में, उन सब को हम मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं। ये मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव, अगला जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मानव का प्रकृतिकरण, जब मानव आदिमकालीन अवस्था में था तो अपनी सभी ज़रूरतों के लिए मानव प्रकृति पर निर्भर था। मदर नेचर, प्रकृति माँ, नेचर मदर के ऊपर निर्भर करता था। जब पुनः जागरण काल हुआ, यानी कि 13वीं शताब्दी में जब यूरोप के अंदर पुनः जागरण का समय आया, विद्या का प्रसार हुआ, ज्ञान का प्रसार हुआ, नई नई विज्ञान के सिद्धांत प्रतिपादित हुए, उस समय तक मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहा और मानव प्रकृति की पूजा करता था। उसमें प्रकृति को देख के खुश होता था, उसकी सुंदरता को देखकर। अपना भोजन, हर आवश्यकता वो पूर्णतः प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता था। उसे हम मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। और जब तकनीकी विकास 19वीं शताब्दी में बहुत तेज़ी से होने लगा, नई नई आविष्कार होने लगे, वायुयान, आपका रेडियो, टेलीविज़न और अनेक परिवहन के साधन, नए नए आविष्कार, कंप्यूटर आदि का आविष्कार होने लगा, तो मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार ढालने का प्रारंभ किया। उदाहरण के लिए अरब प्रायद्वीप में यमन, ओमान, सऊदी अरब एक बहुत ही गर्म जलवायु के देश है, रेगिस्तान है, लेकिन मानव ने वहाँ पर एयर कंडीशनर, शीतलक डेवलप कर लिए और वहाँ बहुत बड़ी आबादी रहती है। वहाँ पर सब बिल्डिंगों में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे मॉल हो, चाहे घर हो, एयर कंडीशनर्स लगे होते हैं कारों के अंदर। अधिक गर्मी का हमको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। समुद्र के पानी को मीठा पानी बदलने की तकनीक उनके पास है और उससे मानव ने वहाँ पर अपनी बढ़ती आबादी की पीने के पानी की आवश्यकता और थोड़ी बहुत सब्जियाँ उगाने की व्यवस्था भी कर ली है। ये मानव का क्या कहलाता है, प्रकृति का मानवीकरण। यानी कि मानव ने अपने तकनीकी ज्ञान को बढ़ाकर प्रकृति द्वारा दी गई चुनौतियों को अपॉर्चुनिटीज़ में बदला और जहाँ बहुत मुश्किल आती थी उन पर उसने विजय प्राप्त करी। एक और उदाहरण है, अलास्का में मानव ने अपनी
तकनीकी के बल पर वहाँ पर पक्के घर बना लिए, परमानेंट हाउस बना लिए। पहले वो ग्लेशियर उसमें बर्फ़ के घरों में रहता था, रेंडियर को मारकर, सील वालर्स को मारकर उनका शिकार करता था। आज मानव वहाँ स्नो मोबाइल पर जाता है, उस पर अच्छे हथियार राइफल उनसे रेंडियर का शिकार करता है और उसे वहाँ पर परिवहन के साधनों के द्वारा भी खाना पहुँच जाता है और वहाँ परमानेंट रूप से आराम से मानव वहाँ रहता है। ये प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। इसके बाद मानव का प्रकृतिकरण का संबंध हम पर्यावरण निश्चयवाद में भी देखेंगे प्यारे छात्रों। पर्यावरण निश्चयवाद की जो धारणा है ये भूगोलवेत्ताओं ने उस समय के लिए दी है जब मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करता था, प्रकृति की पूजा करता था, पहाड़ों की, नदियों की, आज भी करता है बहुत जगह, लेकिन आज वो अपने आध्यात्मिक रूप से करता है। पहले उनसे डरता था और नदियों की, वृक्षों की पूजा करता था। आदमी बहुत ज़्यादा प्रकृति से प्रभावित था, उसका सम्मान करता था बहुत ज़्यादा और अपनी सब आवश्यकताओं, चिकित्सीय आवश्यकता, आर्थिक आवश्यकता, सांस्कृतिक आवश्यकता, सब के लिए मनुष्य उस समय आदिम अवस्था में पुनर्जागरण काल से पहले पर्यावरण पर ही, अपने भौतिक पर्यावरण पर, स्थल, जलवायु, मंडल पर ही निर्भर करता था। उसे हम बोलते हैं पर्यावरण निश्चयवाद। इसके बाद जब तकनीकी ज्ञान हुआ, उपनिवेश काल में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, तकनीकी के अंदर नए नए आविष्कार हुए, तो भूगोलवेत्ताओं ने एक अलग अवधारणा दी मानव भूगोल में। इसे बोलते हैं संभववाद। संभववाद अवधारणा के अनुसार मानव पृथ्वी यानी कि प्रकृति मानव के सामने अनेक संभावनाएं देती है, उसे अनेक चैलेंज, चुनौतियां देती है, अनेक अवसर देती है उसे। उन अवसरों को मानव अपने लाभ के लिए विकसित करता है, उन अवसरों को अपने लाभ के लिए भुनाता है वो। उदाहरण के लिए मानव नदी के ऊपर जलाशय बनाकर वहाँ बिजली पैदा करता है, इरिगेशन के लिए नहर बनाता है, सिंचाई के लिए। तो इसमें मानव को जो चुनौतियाँ मिली हैं उन्हें मानव अपने ज्ञान से, तकनीकी ज्ञान के विकास से उन पर विजय प्राप्त करता है और अपनी सभ्यता संस्कृति में आगे बढ़ता है। इसे हम संभववाद कहते हैं। इसके बाद प्यारे छात्रों, जो हमारा अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो है, इसके बाद एक गिफिट टेलर भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने इन दोनों के बीच का एक रास्ता बताया। उसे नवनियतिवाद या नव निश्चयवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। इसमें इन्होंने आप बताया कि स्टॉप, सी एंड गो, यानी कि ना तो परिणामवाद निश्चयवाद पूरा है ना संभववाद। वास्तव में प्रकृति मानव के सामने चैलेंज रखती है, चुनौतियाँ रखती हैं। जैसे कि रेड लाइट पे हम रुक जाते हैं तो हमें वहाँ देखना चाहिए कि यहाँ इसका क्या परिणाम होगा, हमें रुक के देखना है, वहाँ वेट करना है। उसके बाद हमें तैयार रहना है उस चुनौतियों को अपने पक्ष में करने के लिए, और जब ग्रीन सिग्नल होता है तो हमें उस पर कार्य करना है। यानी कि हमें प्रकृति के साथ, प्रकृति हमें नियंत्रित करती है और प्रकृति के कुछ शक्तियाँ हैं, हमें उनका भी सम्मान करना होगा। नवनिश्चयवाद में हमें आगे भी बढ़ना है और प्रकृति की शक्तियों को भी सम्मान करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसका परिणाम क्या होता है? अनेक प्रकार का प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत बड़े स्तर पर बाढ़ों का आना या सूखा पड़ना, जिससे कि हमारा नुकसान होता है। तो नवनिश्चयवाद में हमें क्या सीखा हमने कि हमें प्रकृति ने जो चैलेंजेस दिए हैं उन्हें हमें ध्यान से समझना है, उसके हानिकारक और अच्छे परिणामों को, फिर उस पर हमें कार्य करना है अपने फ़ायदे के लिए, ना कि नुकसान के लिए, और उसके बाद हम अपने प्रगति करनी है। ये कहलाता है नवनिश्चयवाद। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे गिफिट टेलर। अब हम अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव लेते हैं कि मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है। अगला हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है वातावरण अनुकूलन। इसमें 3 अध्ययन क्षेत्र लेंगे: वातावरण अनुकूलन, संसाधन उपयोग और सांस्कृतिक भूगोल।
ये मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र हैं। वातावरण अनुकूलन में मानव वातावरण को किस प्रकार अपने अनुकूल बनाता है। जैसे कि मैंने आपको सऊदी अरब का एग्जाम्पल दिया, बहुत ही गर्म जलवायु का देश है वहाँ, लेकिन मानव ने अपने तकनीकी विकास कर प्रौद्योगिकी विकास कर वहाँ रहने के लिए शीतलक एयर कंडीशन लगाकर वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना लिया है। समुद्र के खाड़ी वहाँ पानी की कमी है, वो एक मरुस्थलीय एरिया है, गर्म मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल। तो वहाँ पर समुद्र के पानी को मीठा बनाने की तकनीकी से वहाँ मीठा पानी बनाया जाता है, जो वहाँ के पीने के पानी की समस्या का और कुछ हद तक सब्जियों को उगाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस समस्या का हल निकाला है इन्होंने। तो ऐसे वातावरण को अपने अनुकूल करता है। ये मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है कि मानव अपने वातावरण को किस प्रकार अपने अनुकूल ढालता है तकनीकी ज्ञान का प्रयोग कर। संसाधन उपयोग, मानव अलग अलग परिवेश में रहता है, अलग अलग इकोलॉजी में रहता है, अलग अलग परिवेश में रहता है, प्राकृतिक परिवेश में। वहाँ पर जो संसाधन हैं, उदाहरण के लिए उत्तर भारत में मिट्टी संसाधन बहुत अच्छा है, तो सऊदी अरब के अंदर खनिज तेल संसाधन है, तो फिनलैंड के अंदर वन संसाधन बहुत अच्छा है, जो यूरोप का एक देश है। तो वो संसाधनों का उपयोग किस प्रकार अपने विकास के लिए करता है, ये मानव भूगोल का एक अध्ययन क्षेत्र है। फिर सांस्कृतिक भूगोल है। इन सब का तकनीकी विकास और संसाधनों का उपयोग कर मानव भूदृश्य में क्या परिवर्तन करता है। परिवहन के साधन, वायु, जल मार्ग, सड़क मार्ग, भूतल परिवहन, तरह तरह की इमारतें, विद्यालय, संस्थान, बंदरगाह आदि मानव विकसित करता है। ये सब सांस्कृतिक भूगोल का में अध्ययन किए जाते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में आता है ये मानव भूगोल के प्यारे छात्रों अध्ययन क्षेत्र हो गया। अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इसका जो दूसरा पार्ट है, मानव भूगोल का अन्य विषयों से संबंध है और समय के गलियारों में मानव भूगोल, इन दोनों को मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। इन दोनों टॉपिक को, इन दोनों विषयों को, उप विषयों को अगले टॉपिक में आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।